नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग का बहुत बड़ा एक्शन। क्या है इसकी जानकारी आगे आपको देंगे और चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के ऊपर एक्शन क्यों लिया है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी राज में देश को लगा एक और बहुत बड़ा झटका। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिसके बाद जो मनमोहन सिंह यादव को याद करते हुए मोदी सरकार को फेल बताया। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हज को लेकर के भारत सऊदी अरब के अंदर एक समझौता हुआ है और यहां पर अब हज करने वाले यात्रियों को इस खबर को जरूर देखना चाहिए। तमाम नियमों में बदलाव किया गया है, जो वीजा पॉलिसी होती है उसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के अंदर बड़ा बिल्डोजर एक्शन देखने को मिला है। खबर यह सामने आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 9 मजहबी ढांचे गिरा दिए गए हैं, या फिर हम ये कहें कि एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों को यहां पर तोड़ दिया गया है। कैसे और क्या वजह बताई गई है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ बेंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। कर्नाटक के बेंगलुरु में गायों के थन काटने पर बवाल हो गया है। मामले में आरोपी युवक हालांकि गिरफ्तार हो गया है, लेकिन यहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए इस मुद्दे पर। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों अमित शाह के खिलाफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने जवाब दिया है। एक दिन पहले अमित शाह जब महाराष्ट्र दौरे पर थे तब उन्होंने जो है शरद पवार को लेकर के एक बयान दिया था, जिस पर लगातार चर्चा हो रही थी और अब उस बयान का पलटवार सुप्रिया सुले ने अमित शाह को दिया है। कैसे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों गजा के अंदर अब सीज फायर होने जा रहा है। बाकायदा 3 चरणों में यहां पर सीज फायर होगा। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में क्या क्या चीजें होंगी, कैसा कैसा डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी चुनाव में पैसे बांट रही है। इसके लिए बाकायदा वीडियो भी वायरल हुए हैं। कई नेताओं को इसमें लिप्त पकड़ा भी जा चुका है, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ दरअसल चुनाव आयोग से शिकायत की थी और शिकायत में यह कहा था कि प्रवेश वर्मा चुनाव जो है वोटिंग से कुछ दिन पहले से लोगों को पैसे बांट रहे हैं, लुभावने ऑफर दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है, इसको लेकर के एक्शन लिया जाना चाहिए और इस पर अब चुनाव आयोग ने फिलहाल एक्शन ले लिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दिल्ली चुनाव आयोग ने बीजेपी के प्रवेश वर्मा यानी बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से अब कार्रवाई करने की जो है बात कही है, यानी आदेश जारी कर दिया है। प्रवेश वर्मा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पैसे बांटने का आरोप लगाया था। खैर काफी देर बाद चुनाव आयोग अब जागा है, जब पूरा खेल यहां पर खत्म हो चुका है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका लगा है। वैसे मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो दूसरी सरकारों को यह कहकर कोसते थे कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरती है तो समझिए सिर्फ रुपए की वैल्यू नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की गरिमा भी गिरती है। लेकिन आज मोदी राज में रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कैसे, आप देखिए स्क्रीन पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपया काफ़ी कमज़ोर हो गया है। अब वो अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 23 पैसे टूटकर रुपया डॉलर के मुकाबले 86 रुपये 27 पैसे पहुंच चुका है, यानी $1 की कीमत लगभग 87 रुपये के करीब पहुंचने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो अभी तक पीएम मोदी की गरिमा का कोई ख्याल है, ना उनकी कोई पोजीशन घटी है, ना उनका कोई रुआब घटा है। बीजेपी अभी भी सीना ठोक कर कह रही है कि हमारे राज में सब कुछ चंगा सी। खैर अच्छे दिन है, एंजॉय करते रहिए दोस्तों। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। सऊदी अरब
में हज करने वाले भारतीय यात्रियों को लेकर के एक बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं भारत से बड़ी संख्या में लोग हज पर जाते हैं। इसी के मद्देनजर एक समझौता सऊदी अरब भारत सरकार के बीच हुआ है। भारत के तीर्थ यात्रियों के लिए हज यात्रा की यात्रा अच्छी हो, इसी मकसद से हज 2025 नाम से एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है। अल्पसंख्यक और संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और सऊदी हज और उमरा मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया के बीच समझौते पर साइन हुआ है। यह समझौता आज सऊदी अरब के जिद्दा में हुआ है। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हज 2025 की तैयारियों पर चर्चा की। भारतीय हज यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और संतोषजनक हज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई गई है। बताया जा रहा है सऊदी अरब ने 2025 के लिए भारत का हज कोटा 1,75,025 तय किया है। यानी भारत से इतनी बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब हज के लिए जा पाएंगे। सरकार इस साल की हज यात्रा के लिए 10,000 कोटा बढ़ाने की मांग रखी थी, मगर इस बार भी सऊदी ने कमोबेश पिछले साल जितना ही कोटा तय किया है। भारत के लोगों के लिए यह काफी अच्छी खबर है। 1,75,000 लोग अब इस साल हज करने के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि सामने आ रही है यहां पर जो है गुजरात से, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर के 9 मजहबी ढांचों को, या हम ये कहें विशेष समुदाय से जो है ताल्लुक रखने वाले ढांचों को गिरा दिया गया है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। गुजरात के जामनगर में सरकार ने समुद्र किनारे एक बड़ा बिल्डोजर एक्शन चलाया है। यहां पिरोटन टापू पर बनाए गए 9 मजहबी ढांचे समेत अन्य अतिक्रमण को बिल्डोजर से ध्वस्त कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए यह एक्शन दिया गया है। गुजरात सरकार के सूचना विभाग की ओर से बताया गया कि पिरोटन टापू पर 4,000 स्क्वायर फीट में यह अतिक्रमण फैला था। राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाके को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। पिरोटन आइलैंड 5 SPM जो है सिंगल पॉइंट मूरी के पास मौजूद है, जो देश का 60% क्रूड जो है ऑयल की आपूर्ति करता है। यह आइलैंड मेरीन नेशनल पार्क का हिस्सा है। सरकार की ओर से बताया गया है कि अतिक्रमण से मैरीन लाइफ को नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई की गई है। लेकिन अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि इस तरीके से मजहबी ढांचों को, वो भी विशेष समुदाय के ढांचों को गिराना कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अब बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर गाय के थन काटने को लेकर बवाल हो गया है। आप देख सकते हैं खबर, बेंगलुरु में 3 गायों के थन काटने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरु के जो है काट नपेट पुलिस ने सोमवार को 3 गायों के थन काटने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी सैयद नसरू ने रविवार सुबह चमराजपेट के विनायक नगर में गायों के थन काट दिए थे। आरोपी को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गए हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। अमित शाह को सुप्रिया सुले का जवाब। एक दिन पहले अमित शाह ने शरद पवार के ऊपर कटाक्ष करते हुए बड़ा बयान दिया था। उनको न जाने किस किस तरीके का बता दिया था, लेकिन अब खबर आ रही है सुप्रिया सुले ने कहीं ना कहीं अमित शाह को जवाब दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह के बयान को निंदनीय बताया है और उनकी आलोचना भी की है। और सुप्रिया सुले ने कहा है कि इतनी सफलता पाने के बाद भी महाराष्ट्र में आने पर उन्हें शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बारे में बात करनी पड़ती है। वे आलोचना कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे देश के गृह मंत्री को सोमनाथ सूर्यवंशी और संतोष देशमुख परिवार के बारे में 2 शब्द बोलने चाहिए थे, तो महाराष्ट्र की जनता को थोड़ी उम्मीद मिलती। इस प्रकार शाह के प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर अब सीज फायर होने जा रहा है। 3 चरणों में दोस्तों ये सीज फायर होगा। बताया जा रहा है कि पहले चरण में जो हमास है वो 3 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बाद इजराइल आबादी वाले क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू करेगा। 7 दिन बाद हमास 4 और बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल इसके बाद दक्षिण में विस्थापित लोगों को उत्तर में लौटने देगा, लेकिन सिर्फ तटीय रास्ते के जरिए से पैदल। कारों, जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों और ट्रकों को अल-दीन रोड से सटे एक मार्ग से गुजरने की इजाजत दी जाएगी, जिसकी निगरानी कतर और मिस्र की तकनीकी सुरक्षा टीम करेगी। इसी के साथ साथ उसके बाद बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा और बंधकों को जो है हमास छोड़ेगा। उसके बदले में इजराइल को लगभग बताया ये जा रहा है कि 1000 से ज्यादा जो फलस्तीनी कैदी हैं
उनको इसके एवज में छोड़ना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि ये डील कब फाइनल होती है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।